हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्यूनिटी। अभी तक हमने जो किया था, हमने डिफरेंट डिजीज़, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या काम करती है और वो कैसे करती है। हमारी जो डिजीज़ से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्षमता टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। ये दो तरीके की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है जो हम जन्म से लेकर आ रहे हैं, बाय बर्थ जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब जो हम जन्म लेने के बाद जो हमारे अंदर इम्यूनिटी, हमें तरह तरह की अगर कोई बीमारी हो रही है, बीमारी के बाद हम ठीक हो रहे हैं, ऐसी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है जो हमें जन्म के बाद आ रही है, बाय द कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आने के बाद, वो इम्यूनिटी क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जन्म से हमें जो इम्यूनिटी मिल रही है दैट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती, मतलब ये तो क्या है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म से हमारे जो लड़ने की क्षमता है दैट इज़ इन्नेट। एक्वायर्ड का मतलब हो जाता है स्पेसिफिक। जैसे मैं कहूँ बैक्टीरिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया है, अगर किसी को टीबी हो गई और वो ठीक हो गया है तो अब उसके शरीर ने क्या किया, उस टीबी वाले बैक्टीरिया से लड़ा, तो वो स्पेसिफिक काम करा। एक्वायर्ड मतलब स्पेसिफिक टीबी से लड़ने के लिए उसके पास क्या है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब हम इन दोनों इम्यूनिटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इन्नेट इम्यूनिटी। इट इज़ द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। नॉन स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नॉन स्पेसिफिक। इसमें कोई ये नहीं है कि बैक्टीरियल है या वायरल है, एक जो हमें बाय बर्थ से जो इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम आवर मदर, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। तो चार तरह की डिफेंसिव पार्ट्स हमारे, या हम कहें बैरियर्स, हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। मतलब चार रुकावटें हैं जो हमारे अंदर पैथोजेंस को एंटर करने नहीं देते। जब वो उनसे ओवरकम हो जाती हैं तब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो ये चार रुकावटें बाय बर्थ हमें मिली हैं, ये चार रुकावटें बाय बर्थ मिली हैं, इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? इन्नेट इम्यूनिटी में। तो जब ये चार बैरियर कोई पैथोजन ओवरकम कर लेता है, उनसे आगे निकल जाता है, तो हमें क्या होती है? डिजीज़ होती है। तो वो चार बैरियर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो बाहरी रूप से आपको दिखाई दे रहा है, बाहरी रूप से हमें क्या दिखाई दे? स्किन। तो स्किन हमारा सबसे बड़ा मेन बैरियर है जो हमारे पैथोजेंस को एंटर करने के लिए रोकता है, ठीक है। दूसरा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हो गए, हमारे जेनाइटल ट्रैक्स हो गए, ये क्या है? वहाँ पर म्यूकस मतलब चिकने पदार्थ प्रेजेंट, जैसे आपने नोज में देखा होगा म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से जितना भी डस्ट हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे नॉस्ट्रल्स में ही रह जाता है। तो ये क्या है? एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बना हुआ है ताकि हमारे अंदर पैथोजन एंटर ना कर सके। तो बाहरी रूप की जो बैरियर है उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल बैरियर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब है इंटरनल पार्ट्स में जो आ जाए, जैसे हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। हमारे स्लाइवा माउथ में है, उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट है। हमारे आईज टीयर्स में भी क्या है? लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देंगे। तो जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं?
फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे हमारे जेनाइटल का जो पीएच होता है एसिडिक होता है ताकि किसी तरह का बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। स्टमक का भी पीएच कितना है, एसिडिक है। हमारा स्लाइवा भी स्लाइटली एसिडिक होता है। हमारे स्लाइवा, आईज में, इन सब में क्या है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देंगे। तो ये सारे क्या है, इंटरनल डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरी चीज जो है हमारी सेलुलर बैरियर। अब मान लो स्किन को भी ओवरकम कर दिया बैक्टीरिया ने, हमारी क्या है, आईज को भी ओवरकम कर दिया, इंटरनली पहुंच गया। अब इंटरनली हमारा क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ब्लड। अब ब्लड में क्या है, हमारे डिफेंसिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारे सेल्स क्या हैं, अगर वो पैथोजन हमारे सेलुलर लेवल तक पहुंच गया तो वहां पर वो काम करेंगे। तो ब्लड में जितने भी सेल्स हैं अब उनका डिफेंस आएगा। तो सेलुलर बैरियर क्या आ जाएंगे, ब्लड के सेल्स या टिश्यू के सेल। जैसे हमें पता है टिश्यू के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि वो डिफेंसिव इन नेचर होते हैं। तो वो तीसरी चीज क्या आ गई आपकी, सेलुलर बैरियर। अब तीसरी चीज को भी क्रॉस कर दिया मान लो पैथोजन ने, तो चौथी चीज क्या काम आएगी, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या हो जाएगा कि अगर पैथोजन आपके सेल्स में इन्वेड कर गया है, मेनली कौन सा पैथोजन, वायरस पैथोजन इन्वेड कर दिया है, तो हमारे जो सेल्स हैं एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। समझो जैसे मैं कह रही हूं कि ये एक मेरा सेल है, ये सारे बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, कोई वायरस मेरे इस सेल में पहुंच गया, वायरस इस सेल में एंटर कर दिया और इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वायरस जब इस सेल में एंटर कर गया तो सेल के पास भी अपना एक बैरियर है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर। तो जैसे ही पैथोजन यहाँ पर मेनली वायरस के लिए होता है, ये वायरस एंटर कर रहा है तो ये सेल क्या है, एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। ये प्रोटीन जितने भी इस सेल के आसपास जितने भी सेल्स हैं उसमें चला जाएगा, ताकि ये सेल तो हो गया है डैमेज वायरस से, लेकिन इसके आसपास जितने भी सेल्स हैं वो बच जाएंगे। किसकी वजह से, इंटरफेरॉन की वजह से। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रोटीन है जो वायरल इन्फेक्टेड सेल निकालता है ताकि अपने नियर बाय सेल्स को वो बचा सके, किससे, वायरस से। तो ऐसे हमारे क्या है, इस सेल ने आसपास के सेल्स को बचा लिया, तो ये भी क्या है, एक बैरियर है, ठीक है। तो ये सारे बैरियर्स हमें बाय बर्थ मिलते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में आ गए, इन्नेट इम्यूनिटी में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्यूनिटी होती है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ही है। जैसे मैं कहूँ टीबी के लिए अलग इम्यूनिटी है, हमारे मलेरिया के लिए अलग है, सब पैथोजन्स के लिए अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब वो सिर्फ इसी के ऊपर काम करे, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप बाय एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ द माइक्रोब। कि जो बीमारी हुई है और जिस पैथोजन की वजह से वो बीमारी हुई है उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है तो वो क्या होगा, वैसी इम्यूनिटी सिर्फ किसके लिए डेवलप हुई, उस पर्टिकुलर पैथोजन की वजह के लिए हुई, इसलिए हम क्या बोल देंगे, एक्वायर्ड, मतलब स्पेसिफिक हुआ। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर टीबी पैथोजन के लिए अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, लेकिन वो इम्यूनिटी मलेरिया के लिए नहीं काम करेगी, वो सिर्फ इम्यूनिटी किसके लिए काम करेगी, टीबी के लिए काम करेगी। तो इसलिए हम टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कि एक के लिए ही काम करेगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब दो तरीके की हो सकती है। कैसे आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करा सकते हो, पहला है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब ऑर्गेनिज्म के अंदर पैथोजन जा रहा है और
वो ऑर्गेनिज्म फिर क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है। मतलब उसके अंदर डिजीज आई या हम कहें पैथोजन आया, तब उसने क्या डेवलप करा, इम्यूनिटी डेवलप करी। किस वजह से, क्योंकि उसने क्या बनाना शुरू कर दिया, एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी। ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वो इम्यूनिटी जब हम जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है वो बॉडी में नहीं आया, वो किसी और बॉडी में गया और उसके अंदर उसने एंटीबॉडीज बना ली, तो उन एंटीबॉडीज को हम निकाल कर फिर अपनी बॉडी में डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। जैसे आप सिंपली देखो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हमें पता है कि सारी जितनी भी इम्यूनिटी है बच्चे को माँ से मिल रही है, लेकिन बच्चे के अंदर वो इम्यूनिटी किस वजह से आ रही है कि जो एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में डेवलप हुई हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं। बच्चा खुद एंटीबॉडीज नहीं बना रहा, कौन बना रहा है, मदर बना रही है। जा कहाँ रही है वो एंटीबॉडीज, बच्चे के बॉडी में भी जा रही हैं। तो ये कैसी इम्यूनिटी हो गई, पैसिव इम्यूनिटी। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर पैथोजन आया तो इसके अंदर ही क्या डेवलप हो गई, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। खुद ऑर्गेनिज्म ने एंटीबॉडीज बनाई, उसे हम बोल देंगे एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हम क्या बोलेंगे, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर पैथोजन आया, ये एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, अब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ये एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर दे। इसके पास पैथोजन नहीं आया लेकिन हमने पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इसके अंदर डाल दी, तो ये कैसी इम्यूनिटी कहलाई जाएगी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब जब हम खुद अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट दी पैथोजन, जबकि पैसिव इम्यूनिटी किसी और के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हों और उन एंटीबॉडीज को हम ट्रांसफर कर दें किसी और ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। इट इज द इम्यूनिटी डेवलप व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इनटू एन पर्सन टू काउंटरैक्ट एंटीजन। कि फ्यूचर में अगर उसके पास वही पैथोजन आ रहा है तो क्या होगा, उसको डिजीज नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं, कौन सा बेटर लग रहा है आपको, एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटीज आर बेटर क्योंकि हम खुद काउंटर कर रहे हैं पैथोजन को, ताकि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज को बना सके। यहाँ पर हम पैथोजन को एनकाउंटर नहीं कर रहे, मतलब पैथोजन हमारी बॉडी में नहीं आया, किसी और की बॉडी में आया और वहाँ से एंटीबॉडी हमने ट्रांसफ़र कर दी अपनी बॉडी में, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। When a person own cell produce antibodies in response to infection. When antibodies are produced in other organism are injected in person to counteract antigen. It take time in formation of antibodies. इसमें ये टाइम लेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम। It provide immunity instant क्योंकि हमने दूसरे से एंटीबॉडीज ली हैं, लेकिन ये स्लो है लेकिन हार्मलेस है, ये हमारी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं शो कर सकता। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी और की एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में डालोगे तो मे बी वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी एक्सेप्ट ना कर पाए या हमारे अंदर और किसी तरह का रिएक्शन हो जाए, तो ये क्या है, ये सेफ नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, पैसिव इम्यूनिटी इज नॉट सेफ। लॉन्ग लास्टिंग, इसका इफेक्ट क्या रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जबकि इसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। तो जितनी भी आप वैक्सीनेशन कराते हो बच्चों को, जो इंजेक्शन्स लगवा रहे हो, वो किस तरह की इम्यूनिटी है बच्चे, एक्टिव इम्यूनिटी है। तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बच्चे के अंदर पैथोजन डाल रहे हैं। अब पैथोजन डाल रहे हैं तो इसका मतलब डिजीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हम इस पैथोजन को इनएक्टिव कर देते हैं, मतलब उसको किल कर कर। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले वर्लुएंट एक्टिविटी, हम उसकी वर्लुएंट एक्टिविटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज। हम उसकी वर्लुएंट एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड एक्टिविटी को क्या है, ऐसे ही मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि पैथोजन
क्या है, फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे लड़ेगी और क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो एंटीबॉडीज बन गई तो ये क्या कहलाया जाएगा, वैक्सीनेशन। हमारी बॉडी ने उन बीमारियों के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज बना ली जो हमें कभी फ्यूचर में हो सकती हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वैक्सीनेशन में, कोई भी जो पैथोजन हम डाल रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वो वायरल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में उसको किल कर कर डाल रहे हैं। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हम क्या बता सकते हैं कि जो मदर से इम्यूनिटी हमें मिल रही है बाय बर्थ, और जो बच्चा फीड लेता है मदर का लैक्टेशन के टाइम, वो सारी कैसी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि वो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में मिल रही हैं वाया मिल्क, और ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड वो मदर की बॉडी से फीटस में जाती है। तो वो कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी जब हमारे अंदर ही पैथोजन आ रहा है और हम एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ये लेस हार्मफुल होती हैं लेकिन हाईली इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म, तो ये दोनों कैसे हो गए, एक्वायर्ड बाय बर्थ के बाद जो भी हमें इम्यूनिटी मिलती है बाय द काउंटरिंग ऑफ द एंटीजन। किसी भी फॉरेन पार्टिकल के काउंटर में आकर हमें जो इम्यूनिटी मिल रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो तरीके की देखी हमने, एक्टिव और पैसिव। तो हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, अब हम वो देखते हैं। तो दो चीजें हमने बहुत अच्छे से समझनी है, एक तो होता है सेल्फ और दूसरा होता है नॉन सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि बॉडी अपनी चीजों को पहचान सके, अपने सेल्स के बारे में जान सके, उसे हम बोलते हैं सेल्फ, कि ये मेरी चीज है। दूसरी टर्म होती है नॉन सेल्फ, जब बॉडी ये पहचान ले कि ये मेरी चीज नहीं है, उसको अपनी नहीं मानती, उसे हम बोलते हैं नॉन सेल्फ। तो हमारी बॉडी के जितने भी इम्यून के सेल्स होते हैं, जैसे WBC हैं, उनको पता है कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। मेरे अपने को क्या कहेगा, वो सेल्फ कहेगा, उसके लिए वो कभी भी लड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसे ये पता लगता है कि कोई बाहर का इंसान आ गया है या बाहर की कोई चीज आ गई है, मेरी बॉडी में एंटर करना चाह रही है, तो वो क्या है, सोल्जर्स की तरह खड़े। जैसे हम बात करें कि कंट्रीज हैं, जब दूसरी कंट्री हमारे अंदर अटैक कर रही है तो क्या है, हमारे सोल्जर्स उनको रोक रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं वो पहचान रखते हैं कि कौन हमारा है और कौन बाहर का है। तो अपना क्या कहलाता है, सेल्फ, और बाहर की चीज क्या कहलाती है, नॉन सेल्फ। उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटीजन। तो एनी फॉरेन पार्टिकल that is recognized as non-self by the body is called antigen. तो एनी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन। तो अभी मैंने बात करी कि जब हमारी बॉडी किसी बाहर की चीज को पहचान करती है तो क्या खड़े कर देती है, सोल्जर्स को खड़े कर देती है, रक्षकों को खड़े कर देती है, ताकि हमारी बॉडी को बचाया जा सके। तो वो जो रक्षक खड़े हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। प्रोटेक्टिव स्पेशल सेल्स, प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन से बनी हुई चीजें हैं ये, जो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अब एंटीबॉडीज की डिटेल करने से पहले एक और चीज हम समझते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूं ये मेरी एक बॉडी है, इसमें पैथोजन एंटर करा फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है,
तो अभी हमने देखा जब पैथोजन एंटर करता है तो टाइम लगता है ना, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम लैप आता है टू डेवलप एंटीबॉडीज। जब ये बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करेगी तो टाइम लगेगा। ऑन द फर्स्ट काउंटर ऑफ दी पैथोजन, पहली बार जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगती है। तो वो जो टाइम रिस्पॉन्ड है कि पैथोजन के एंटर के बाद और एंटीबॉडीज डेवलप होने के, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये थोड़ा लंबा होता है। दूसरी चीज क्या है, मान लो एक पर्सन को पहले टीबी हो गई थी, ठीक है, टीबी हो गई थी, उसके अंदर क्या है, पैथोजन टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया एंटर करा और उसके अंदर उसने एंटीबॉडीज डेवलप कर दी, लेकिन उसको टाइम लगा उसको रिकवर होने में। अब दोबारा से मान लो वही पैथोजन दोबारा से एंटर करता है तो हमारी बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगी ताकि वो बैक्टीरिया हमारे को नुकसान ना पहुंचाए। तो जल्दी से इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा ऑन दी सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम जब कोई पैथोजन हमारी सेम पैथोजन, मान लो ये पैथोजन 1 एंटर करा फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में तो वो क्या करेगा, इंस्टेंट रिस्पॉन्स दिखाएगा और हमारी बॉडी उसके साथ जल्दी से लड़ेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि जब हमारे अंदर पहली बार पैथोजन एंटर किया था तो कुछ सेल्स डेवलप हो गए थे, उन्हें हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। जैसे हम कोई चीज देख लेते हैं और फिर हम उस चीज को दोबारा देखते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने वो चीज पहले देखी हुई है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी याद रखते हैं कि ये पैथोजन पहले आया है कि नहीं आया है। अगर वो पहले आया है तो हमारा जो मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और उस पैथोजन को किल करने में जल्दी करेंगे तो रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होते हैं जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, क्योंकि बॉडी ने मेमोरी डेवलप की हुई है फर्स्ट एनकाउंटर के साथ कि जो पहला पैथोजन, पहली बार जो पैथोजन आया था उसको याद रखा हुआ है। अगर वो दोबारा से एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्स दिखाएगी। ये जो जल्दी रिस्पॉन्स है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस व्हेन बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय बॉडी अगेंस्ट अर्लियर एनकाउंटर्ड पैथोजन। जो पहले से हमारी बॉडी में आया है, अगर वही पैथोजन दोबारा आ रहा है तो हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी वो क्या कहलाया जाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इट इज ऑफ हाई इंटेंसिटी, जल्दी से होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि बॉडी है मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। तो बॉडी ने मेमोरी करी हुई है फर्स्ट एनकाउंटर की। तो ये मेमोरी जो है वो किस वजह से हो रही है, क्या है, ये क्या है। अब हम बढ़ते हैं सेल्स की, जो ये मेमोरी की बात कर रहे हैं, या हम कहें हमारे सेल्स लड़ रहे हैं, सोल्जर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सोल्जर्स को प्रोड्यूस करने वाले कौन हैं। तो अब हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ब्लड का, जब हमने 11th में पढ़ा था, ब्लड में हमारे 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने न्यूट्रोफिल्स, बेसिलियोफिल्स, इसिनोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमने क्या किए थे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं। वैसे तो हमारे डिफेंसिव सेल्स क्या होते हैं, WBC सेल्स होते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये सारे। लेकिन इम्यून सिस्टम के सेल जो हम बात करेंगे, प्रतिरोधक क्षमता वाले जो सेल है वो कौन सा है, लिम्फोसाइट। लिम्फो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट WBC हैं ये।
lymphocytes are the main cells of the immune system. It is of two type. ये दो तरीके के होते हैं. किस बेसिस पर हैं ये दो तरीके की? कि इनकी ग्रोथ कहाँ हो रही है. हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, इनसाइड दी बोन मैरो. बोन मैरो में ही हमारे जितने भी ब्लड के सेल्स हैं वहां पर बनते हैं. बोन मैरो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, जो हमारी थाई बोन होती है वहां पर हमारे क्या है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है. और उन बोन मैरो में ही हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, बन रहे हैं. शुरुआत कहाँ पर हो रही है? बोन मैरो में. लेकिन अब जो लिम्फोसाइट की जो मेच्योरिटी है, मतलब वो काम करने की क्षमता जो है, जैसे हम बात करें कि मान लो हमारा जन्म यहीं गांव में हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हम किसी और शहर में जाकर काम करना रहने लग गए और वहां जाकर आपने पढ़ाई की और वहीं नौकरी शुरू कर दी. तो आपका जन्म कहाँ हुआ? गांव में हुआ था, लेकिन आपने काम करना, या आप कहें कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपने कहीं और जाकर दिखाई. तो ऐसे ही हमारे पास सेल्स जो लिम्फोसाइट्स हैं कि वो कहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं जाकर, उसके बेसिस पर ये दो तरीके के हैं. मतलब उनकी जो डेवलपमेंट है, बच्चे ने जन्म तो ले लिया लेकिन उसकी ग्रोथ, उसकी मैच्योरिटी, उसकी समझने की शक्ति, समाज में को देखने का नजरिया, वो सारा क्या है, जहां पर वो जाकर रहने लग गया है वहां पर उसने जाकर सीखा है, वहीं पर उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है. तो उसकी जो डेवलपमेंट है कहीं और हुई. तो इसी बेसिस पर लिम्फोसाइट्स एक्चुअल में बनने कहाँ शुरू होते हैं? बोन मैरो में ही बनते हैं. लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है, पूरा जो विकास है लिम्फोसाइट का, अलग जगह पर हो रहा है. तो उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. बी लिम्फोसाइट का मतलब जब लिम्फोसाइट दैट डेवलप इन बोन मैरो में डेवलप होते हैं. और टी लिम्फोसाइट दैट डेवलप इन द थाइमस ग्लैंड, जो हमारे नेक के पास प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो बी लिम्फोसाइट की उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बोन मैरो में ही हो रही है. लेकिन टी लिम्फोसाइट ग्रोथ कहाँ स्टार्ट हुई थी? बोन मैरो में. लेकिन डेवलपमेंट कहाँ पर कंप्लीट हो रही है? थाइमस ग्लैंड में. इसलिए टी से बन गया टी लिम्फोसाइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, कि उनकी मैच्योरिटी कहाँ कहाँ पर हो रही है, हमारे लिम्फोसाइट दो तरीके के हो गए, बी सेल एंड टी सेल. ठीक है. तो अब हम बी सेल और टी सेल कैसे काम करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.